नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पीवाईक्यू के इस हमारे वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें नंबर सिस्टम यूनिट 1 के जो कुछ एमसीक्यूज थे उसको लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, और कुछ और अपकमिंग एमसीक्यूज भी देखे थे। आज के वीडियो में हम अगेन 2024 में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले तो ये समझेंगे ये किस यूनिट को या किस चैप्टर को बिलोंग करते हैं, देन फिर उससे रिलेटेड थोड़ा एक्सप्लेनेशन और क्या उससे एमसीक्यूज बन सकते हैं 10, 15, 20, क्या क्या एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए यहां पर 2024 में सेम यूनिट के, सेम टॉपिक के, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक के ही 4 क्वेश्चन तो यहां लिखे हुए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आए। बड़ी बात है, 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आना। यूनिट 7 है डिजाइनिंग वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। HTML एंड CSS, इस चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन इसके बाद अभी हम कर लेंगे। वो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से। अब व्हाट डज CSS स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में CSS का क्या अर्थ होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन कास्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए फुल फॉर्म कई बार आया है, वैसे 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है, और ये आएगा, CSS भी आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब ये क्या होता है, अभी हम पहले ये सारे सॉल्व कर ले, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपकी नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए, मतलब आपकी जो अभी 2026 में ITI की कोपा का जो एग्जाम होने वाला है उसकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए CSS से रिलेटेड। और ये भी बता दूं कि अभी तो नहीं, जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे सारे पीवाईक्यू करने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, फिर चैप्टर वाइज थोड़े एमसीक्यूज लगाने के बाद, जब एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाएगा, एट दैट टाइम अगर आपके कमेंट्स आते हैं या आप लोग बोलते हैं तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, केवल कोपा टेट के क्वेश्चंस का PDF आपको फॉर रिवीजन वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही नए जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बन सकते हैं चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज या मिक्स मोड में, वो भी आपको उसका PDF दे दिया जाएगा, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ यू गाइस, आप सभी के कमेंट आने के बाद, अदरवाइज वो फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले का आंसर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इन CSS हाउ डू वी मेक अ कमेंट। हम CSS में कमेंट या टिप्पणी कैसे लगाते हैं वो हमको ऑप्शन बताना है, तो राइट आंसर इज बी। ये तरीका होता है कमेंट करने का CSS में। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अगेन CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। जावा, जावा प्लस प्लस, C++, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CSS सिलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा CSS सिलेक्टर नहीं है? सिंपल सिलेक्टर होता है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होता है, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर होता है। डी आपका राइट आंसर है। केवल ये ऐसा सिलेक्टर है जो नहीं होता। अगेन लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ही यहां पर भी नहीं बोला गया है। ये बाकी के जो 3 है ये सिलेक्टर्स हैं, और लास्ट वाला सिलेक्टर नहीं होता। एक क्वेश्चन और आया था, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अलाउड द सेपरेशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स यूजिंग एज colors, images, JPGs, fonts and layouts into a separate file which keeping the content file और database। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो डिजाइन तत्वों के लिए यूज की जाती है? उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था CSS, HTML, PHP और Ajax। ये कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगेन उसका भी राइट आंसर कास्केडिंग स्टाइल शीट ही था। पहले वाले एमसीक्यू में कास्केडिंग स्टाइल शीट राइट आंसर है। ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते। अगर ये टर्म्स होते तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता, लेकिन ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते, ना ही ऐसा कोई टर्म्स होता है। ऐसे कोई टर्म्स नहीं होते। इन CSS हाउ डू वी मेक अ कमेंट, कमेंट बनाने के लिए ये तरीका यूज होता है। ये जो तरीका यूज होता है ये यूज होता है क्लास को सिलेक्ट करने के लिए। क्लास का जब यूज किया जाएगा, क्लास सिलेक्टर का जब यूज किया जाएगा, उस टाइम पर हम ये हैश सिंबल यूज करते हैं।
कंटेंट ये ब्लॉक के लिए यूज होता है जब आप सिलेक्टर के साथ, अभी मैं बताने वाला हूं, एग्जांपल दूंगा आपको सीएसएस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो बेसिक, देखिए बहुत इन डेप्थ तो नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए सीएसएस के। अगर किसी ने थोड़ी सी भी सीएसएस की पढ़ाई 1 या 2 यूनिट भी बेसिक पढ़ा हुआ है तो उसके एमसीक्यूज वो क्लियर कर देगा इजीली, बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा है। ये जो यूज होते हैं करली ब्रैकेट्स, ये यूज होते हैं सिलेक्टर के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू जब हमको देनी होती है तो वो ब्लॉक के केस पे ये यूज होता है। ये जो यूज होता है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ये यूज होता है स्टाइल टैग के लिए। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका यही होगा, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों के लिए। मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है कि which option is used to make single line comment in CSS? तो सिंगल लाइन कमेंट बनाना हो या मल्टी लाइन बनाना हो, आंसर विल बी सेम, राइट? Which of the following language we use to style an HTML document? CSS, Java, Java++, C++. राइट आंसर है CSS। ये ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। C++ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और इसमें ऊप्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसका डिजाइनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। वैसे ही जावा का भी डिजाइनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर विल बी CSS। Which of the following is not a CSS selector? सिंपल सिलेक्टर होता है। सिंपल सिलेक्टर का मतलब सीधे हमको सिलेक्शन अगर परफॉर्म करना होगा तो हम सिंपल सिलेक्टर यूज करते हैं। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि HTML डॉक्यूमेंट में कोई एलिमेंट का किसी दूसरे के साथ जो रिलेशन है तो उस रिलेशन को लेकर हम ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर यूज करते हैं। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है कि एलिमेंट के किसी पार्ट को, किसी हिस्से में अगर आपको CSS अप्लाई करना है तो फिर ये सिलेक्टर यूज होता है, और ऐसा कोई सिलेक्टर नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर विल बी डी। अब हम ये बात कर लें, अच्छा जो अगला क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन जो थे, पहला था PHP, दूसरा अजाक्स, तीसरा CSS और चौथा था जावास्क्रिप्ट, शायद HTML, जिसमें यह बोला गया था कि इनमें से किसका यूज करके आप स्टाइल घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन आंसर उसका सिंपल है। क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा डिजाइन का टेक्निक है जिसमें आप एलिमेंट को, कलर को चेंज कर सकते हैं, डिजाइन को चेंज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दी डेटाबेस और अदर फाइल्स। तो डिजाइन से रिलेटेड अगर कोई बात की गई थी तो उसका सीधा सा आंसर था CSS। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अजाक्स एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, मतलब पेज को बिना रीलोड किए ही डेटा को ये फेच कर लेता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। HTML फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगेन ये और MCQ है जिसमें, और ये आया है HTML का बहुत बेसिक, शिफ्ट वाइज भी क्वेश्चन होते हैं तो वेरी करता है। बहुत सिंपल, किसी किसी शिफ्ट में काफी सिंपल और काफी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए गए। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये ऑप्शन को करने के बाद हम यहां पर समझ लें कि CSS को थोड़ा सा बेसिक समझ लें ताकि हमारी एक इन शॉर्ट प्रिपरेशन जरूर हो जाए CSS को लेकर। CSS को हम बोल रहे हैं कास्केड स्टाइल शीट। अब देखिए कास्केड स्टाइल शीट जो है CSS लगाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। CSS कास्केड स्टाइल शीट, इसके साथ एक और टर्म यूज हो रही है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए अगर आपको कोई स्टैटिक वेब पेज बनाना है, HTML को आप ऐसा समझे, वैसे तो अभी आप जितने भी वेबसाइट देखिए, वेब पेजेस देखिए, सबका बैकबोन HTML होता है। बिना HTML टैग के कोई भी वेबसाइट नहीं होगी, ये फिक्स है। मतलब बिना HTML के कोई भी वेबसाइट आपको डिस्प्ले नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। उसके अलावा अगर हम उसमें डायनेमिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। HTML का फुल फॉर्म उतना इन डेप्थ नहीं आने वाला आपको। HTML का फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लिख दूं बोले तो हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, LANGUAGE, इसका यूज क्यों किया जाता है? स्टैटिक वेब पेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए। मतलब इसके थ्रू, इसमें टैग्स यूज होते हैं और टैग्स इस फॉर्मेट में होते हैं, जैसे HTML। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई लेटर या कोई भी सिंटेक्स है या लिखने का जो तरीका है, कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो क्या इन दोनों का सेम मतलब होगा? बहुत सारी लैंग्वेजेस में कैपिटल ए इज डिफरेंट थिंग, स्मॉल ए इज डिफरेंट थिंग, इसी को हम बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। लेकिन इन केस ऑफ HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आप HTML के टैग्स को कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैग लिखने का तरीका यही होता है, HTML है, टाइटल, बॉडी, इस तरीके से लिखा जाता है। और क्लोज करने का तरीका, HTML को क्लोज करने का तरीका ये होगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप HTML को क्लोज करते हैं। एक बार और अच्छे से बता दूं थोड़ा प्रॉपर वे में। HTML स्टार्ट होगा HTML, इस तरीके से स्टार्ट होगा। HTML के बाद हेड के अंदर होता है टाइटल टैग, TITLE। देखिए ये टाइटल टैग मैंने क्लोज किया है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फिर हेड टैग क्लोज किया, HEAD, हेड टैग क्लोज। इसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन आता है, जिसमें वेबसाइट में जो मेन कंटेंट है, जैसे आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर मतलब जहां पर आप किसी वेबसाइट को देखते हैं। वेब ब्राउजर में आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे जो है ये वेब ब्राउजर है, जहां पर वेब पेज को या वेब एप्लीकेशन को डिस्प्ले किया जाता है। तो जो भी आपको एरिया में डिस्प्ले होता है, वेब पेज पर जो डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, वो बॉडी टैग के अंदर होता है। बॉडी को क्लोज करने का तरीका ये होता है और HTML फाइनली क्लोज हो जाता है। राइट, HTML यहां से शुरू हुआ, HTML यहां पर क्लोज हुआ। क्लोज करने का तरीका ये होगा, टैग ओपन करने का तरीका ये होगा। क्लोज करने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश साइन का यूज करना पड़ेगा। बॉडी के अंदर जो कंटेंट आपको रखना है, वेबसाइट पर कोई इमेज रखना है, कोई टेबल रखना है, कोई पैराग्राफ रखना है, कोई हेडिंग देना है, वो सारा कुछ आप बॉडी टैग के अंदर यहां यूज करते हैं। वो पूरी कोडिंग या वो पूरी प्रोग्रामिंग ही एक अलग ही सब्जेक्ट ही है, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो उतना इन डेप्थ नहीं आ रहा है आपको, MCQs आएंगे आपको बेसिक लेवल। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि HTML का क्लोजिंग टैग क्या होगा। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट विल बी द क्लोजिंग टैग फॉर HTML, या HTML के किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए क्या यूज किया जाता है। वहां आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश HTML, बैक स्लैश HTML, या बिना उसके भी, या इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट दे दिया जाएगा। तो आंसर विल बी दिस। इस तरीके से आप अपने टैग को क्लोज कर दें। क्लियर की बात? अब देखिए HTML के बाद बेसिकली आना है HTML में। हाँ, कुछ चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। हेडिंग टैग पढ़ लीजिएगा, जरूर से आता है हेडिंग टैग। फॉन्ट टैग क्या होता है, और इमेज हाइपरलिंक, एंकर टैग, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो आएंगी। और हमारी भी कोशिश होगी, हमारे जो वीडियोस आएंगे, जब हम अभी तो PYQ कर रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट वाइज MCQ पर काम करेंगे तो इतने MCQs हम कर लेंगे कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारी तरफ से आपके लिए तैयारी की ही जा रही है। अब देखिए हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज और CSS में क्या रिलेशन है, इन दोनों की अगर बात करें तो ऐसे समझे कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं, तो मकान बनवाते हैं तो आप अपने घर का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, एक फाउंडेशन होगा, यहाँ रूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, वॉल्स बनती है, फिर सीलिंग होती है, विंडो होती है, वो सब आपने स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर करने के बाद व्हाइट वॉश करवाते हैं, या अगर आपको उसमें पुट्टी करवाना तो पुट्टी करवाते हैं। डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके की स्टाइल्स देते हैं, आप डिजाइन बनवाते हैं अपने घर में। तो वो जो डिजाइनिंग वाला काम है, रंगाई पुताई का जो काम है, उसी को हम यहाँ पर CSS बोलते हैं। HTML मतलब बेसिक स्ट्रक्चर विद कंटेंट, कंटेंट और स्ट्रक्चर डिजाइन
HTML के थ्रू होगा। CSS उसमें क्या करेगा, उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर कुछ वेबसाइट देखी होंगी या मोबाइल पर भी देखते होंगे, बहुत सारे आजकल तो एप्लीकेशन भी यूज हो रहे हैं, कुछ टेक्स्ट ब्लिंक करते हुए आपको, कुछ टेक्स्ट आधा पार्ट कलर में है, आधा पार्ट दूसरे कलर में, या आधा पार्ट जो है वो थोड़ा सा लार्ज है, दूसरा पार्ट जो थोड़ा सा और छोटा है उससे। तो ये सब जो फंक्शनैलिटीज मिल रही है, इस तरीके की जो डिजाइन मिल रही है, वो किसके थ्रू होता है, वो CSS के थ्रू होता है। ये भी देखा होगा अगर आप लोग सिस्टम का यूज करते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं, तो माउस पॉइंटर कहीं पर लेकर जाए तो वो जो लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है वहां पर कुछ और लिखा मिल जाएगा, या तो आपको बटन मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज दी जा रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते जुलते ही दिए जाते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा जैसे अभी यहां पे हमने इस क्वेश्चन की बात की थी ABCD, सभी में CSS 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 CS सभी में आ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर स्टडी की है, तैयारी अच्छी है, तभी उसका वो प्रॉपर आंसर बता पाएंगे। क्लियर? अब देखिए CSS का हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि और क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है CSS में, कि कितने तरीके से CSS को अप्लाई किया जा सकता है HTML पेज पर। 3 तरीके होते हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। इनलाइन का मतलब टैग के अंदर ही एज एन एट्रीब्यूट, जब स्टाइल टैग का यूज कर लिया जाएगा, जैसे सपोज मैंने बोला एक टैग लगाया P और यहां पर मैंने बोला स्टाइल इज इक्वल टू करके, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो उसको मैं बोलूंगा इनलाइन CSS। क्लियर? इनलाइन का मतलब ये लाइन के अंदर, उसी लाइन में इनलाइन CSS। कोई भी टैग हो, जैसे ये तो पैराग्राफ टैग है, अगर मैं हेडिंग टैग ले रहा हूं H1, फिर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, यहां पर स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि HTML में किसी भी टैग के साथ स्पेस देकर जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इट विल नोन एज एट्रीब्यूट। वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो यहां पर हमने हेडिंग टैग, हेडिंग भी H1 से H6 तक जाती है। देखिए मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं सब में MCQs बनेंगे। अब आप प्रॉपर सुनकर थोड़ा सा नोट्स बना पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं भी बना पाएंगे तो जब हम MCQs पढ़ेंगे तब तो मैं सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे ही करवाएंगे, बट स्टिल अगर आप नोट्स भी बना सकते तो बनाते रहिए। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। एक बार क्वेश्चन आया होगा जब मैंने दिया था, मेरे को लगता है मुझे 2022 में शायद मैंने दिया था TO का एग्जाम, तो उस टाइम पर ऐसा एक क्वेश्चन आया था। H1 हेडिंग जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, H1 टू H6, H1 टू H3, H1 टू, अब सबसे लार्जेस्ट हेडिंग जो होती है वो H1 होती है, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग H1 होगी। उसके बाद H2 उससे थोड़ा कम साइज का, फिर उससे कम साइज H3, फिर उससे कम साइज H4, H5, H6, H1 से H6 तक हेडिंग जाती है। क्लियर? ये हो गया इनलाइन स्टाइल। इंटरनल CSS की बात अगर हम करें तो इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल टैग यूज करते हैं, STYLE स्टाइल, और उसके बाद फिर हम सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं प्रॉपर्टी फुल कॉलन वैल्यू, और ये सेमीकोलन, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, और इसके बाद हम यहां पर स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। ये तरीका होता है CSS को लिखने का इंटरनल CSS के फॉर्मेट। जनरली इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर यूज की जाती है। क्लियर? क्योंकि जब हमारा पेज लोड होता है ना, तो हेड टैग में जो कुछ भी होता है वो सब हमको पहले एग्जीक्यूट हो जाता है पेज पर, इसलिए जनरली जो स्टाइल्स होती है उनको हम हेड टैग में ही यूज करते हैं, हेड टैग में ही प्लेस करते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि ये कोड दे दिया जाए, सपोज ये इस तरीके से कोड दे दिया जाए, whether this code is correct or not, true or false, दो ऑप्शन में मिल गए, तो ये कोड सही है या गलत है, ये कोड सही है। अब इसमें अगर
कर्ली ब्रैकेट की जगह पर यहां पर स्पेस नहीं हो तो फिर ये रॉन्ग, या फिर फुल कॉलन की जगह पर यहां पर सेमी कॉलन लगा हो, अगेन इट विल बी रॉन्ग। क्लियर? ये तरीका होगा इंटरनल सीएसएस को लिखने का, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए और डिटेल में अगर चाहेंगे तो फिर मैं अलग से उसके लिए सीएसएस की ही क्लास बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टीओ के एग्जाम को देखते हुए बहुत समय नहीं है, इसलिए उतना डिटेल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सीएसएस। अब ये जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस में ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल सीएसएस मतलब एक फाइल में हम अपने सीएसएस के सारे स्टाइल्स को लिख देंगे और फिर हम अपने एचटीएमएल में उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर? एक्सटर्नल सीएसएस में जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सीएसएस। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सीएसएस फाइल? डॉट सीएसएस, डॉट एससीएस, डॉट सीएसएसएक्स, डॉट या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज डॉट सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का जो सिंटेक्स होगा डॉट सीएसएस होगा। क्लियर की बात? अब इसके अलावा सीएसएस में बेसिकली आपको जो जानने की जरूरत थी, फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीएसएस अप्लाई कैसे करते, कितने टाइप की होती है, और डिजाइन और एचटीएमएल दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है? अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सीएसएस का यूज हम सर्वर साइड या क्लाइंट साइड कहां करेंगे? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। दो चीजें हैं, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, CLIENT। ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, एमसीक्यूज में आएंगे। सर्वर साइड, क्लाइंट साइड कहां पर यूज होगा सीएसएस का? तो देखिए सीएसएस जो है ना तो क्लाइंट साइड ना ही सर्वर साइड, इससे कोई रिलेशन नहीं, केवल इसका डिजाइनिंग से रिलेशन है। क्लाइंट साइड का मतलब है जब ब्राउजर पर रहते हुए ही आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। जैसे जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट आपको क्लाइंट साइड पर फंक्शनैलिटी की पॉसिबिलिटी, सुविधा देती है। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप क्लाइंट साइड पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड के लिए जैसे पीएचपी जो है, पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि वो HTML CSS से थोड़ा रिलेट होता है। पीएचपी है नहीं, सिलेबस पे नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट क्योंकि डिजाइनिंग वेबसाइट है तो वेबसाइट डिजाइनिंग में पीएचपी का भी यूज होता है। अगर हमको डायनेमिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना है, डायनेमिक और स्टैटिक, यहां पे दो बातें और आ रही हैं जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं लॉजिकल फॉर्म में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। दो चीजें मैं बोल रहा हूं, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेबसाइट है जिस पर आप कंटेंट को केवल रीड कर सकते, केवल देख सकते, जैसे ESB की जो वेबसाइट है esb.gov.in, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे और भी जो अपकमिंग शेड्यूल है वो सब देख सकते हो आप, लेकिन इसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अब सपोज जीमेल है, जीमेल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो जीमेल में आपका जो अकाउंट बना हुआ है आप उसमें लॉगिन करते हैं तो वो सर्वर पर पोस्ट होता है। पोस्ट होने के बाद वहां से हमको रिस्पॉन्स मिलता है, तब आप लॉगिन कर पाते हैं और आपको अपने जीमेल के इनबॉक्स का डिस्प्ले मिलता है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शनलिटी। या फिर और सिंपल एग्जांपल की बात करें तो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इवन फेसबुक है। फेसबुक पर भी आप अपने पोस्ट को प्लेस करते हो, आप अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, और वो फिर क्या होता है, पोस्ट होने के बाद वहां से रिस्पॉन्स भी आपको मिलता है। लेकिन जो वेबसाइट स्टैटिक होगी वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, मतलब यूजर जो है उस पर इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहां से कुछ इनपुट दूं तो वहां से मुझे रिवर्ट कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, वो स्टैटिक होता है। और डायनेमिक में मैं यहां से कुछ इनपुट दूंगा, डेटाबेस के साथ क्वेरी होगी, उस डेटाबेस से मुझे वापस मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होकर मिलेगा।
इसको हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शनैलिटी। क्लियर? ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सीएसएस की जहां तक बात करें तो सीएसएस कहां पर वर्क करेगा, डायनेमिक में या स्टैटिक में? सीएसएस एक्चुअली दोनों में वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि सीएसएस का काम डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ये तो यहां पर कोडिंग लैंग्वेज की बात आ गई, डायनेमिक की बात करने मतलब पीएचपी यूज करें या नोड जेएस यूज करें या ASP.NET यूज करें, ये सारा कुछ डायनेमिक में यूज होगा। सीएसएस से रिलेटेड आप केवल और केवल इतना ही समझे कि सीएसएस का मतलब आपने जो भी HTML टैग का यूज करते हुए वेबसाइट का स्ट्रक्चर और कंटेंट बनाए हुए हैं, उसको आपको रिफाइन करना, उसमें आपको फॉन्ट को चेंज करना है या उसके कलर को चेंज करना है, जो भी आपने कंटेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक पैराग्राफ की बात कर रहा हूं तो मैंने लिखा P, यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद प्रॉपर्टी में मैंने बोला कलर, COLOR, कलर फुल कॉलन ब्लू, BLUE सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें ऐसा भी कोड आ सकता है कि इन द फॉलोइंग कोड which will be known as the selector or which is the property or which is the value। तो ये जो P है, P मतलब पैराग्राफ, इट इज सिलेक्टर। और ये जो कलर है, ये कलर यहां पे प्रॉपर्टी है। एंड ये जो ब्लू है, ये ब्लू जो है ये वैल्यू। सेमीकोलन क्या क्या कर रहा है, जितना भी आप प्रॉपर्टी और वैल्यू है लिख रहे हो उनको सेपरेट करता है। मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट होता है, फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे सेम लाइन पर भी लिख सकते हैं, लेकिन सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू वहां पे क्लोज हो। क्लियर? यहां पर प्रॉपर्टी लिखी कलर फुल कॉलन ब्लू सेमीकोलन, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। क्लियर? लेकिन जब हम HTML में यूज करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल टैग हमको लगाना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि इतनी बात आपको क्लियर है। और इससे रिलेटेड अभी जो और क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं, अभी तो नहीं मिलेंगे क्योंकि PYQ में मेरा पैटर्न यही है कि लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखता हूं, उसमें से जो मुझे मिल रहा है उसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं हम कि दोनों पेपर में कहां कितने क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद मैं आपको सारा कुछ ये एक्सप्लेन करता हूं। तो अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो किसी अगले चैप्टर पर होगी। चैप्टर इन द सेंस PYQ ही कर रहे हैं अभी, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे वैसे चैप्टर हम करेंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम केवल MCQs पर काम करेंगे। वहां पे जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।